देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेरंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली देखा जाए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें शो करती है कि या तो ये जेरंड होगा या फिर ये पार्टिसिपल होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगती है तो वो कब जेरंड होगा, कब वो पार्टिसिपल होगा, हम बड़ी ही डिटेल में इस वीडियो के अंदर देखेंगे। साथ ही साथ कई सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद हमें इन्फिनेटिव, जिनके बाद जेरंड या जिनके बाद पार्टिसिपल आता है, वो भी हम देखेंगे। आखिर कब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं खास जिनके बाद इन्फिनेटिव भी आता है और जेरंड भी आता है। तो जब ये दोनों चीज़ें आती हैं तो उनका क्या क्या मीनिंग निकलता है, क्या दोनों में अंतर होता है या फिर क्या दोनों का मीनिंग सेम कन्वे होता है, हम ये डिटेल में देखेंगे। बड़ी गहराई से इस वीडियो में जाएंगे और इन सभी चीज़ों में डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे, आखिर में इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब कई सारे बच्चों मन में आ रहा होगा कि सर हमें इन्फिनेटिव के बारे में जानकारी नहीं है। तो इन्फिनेटिव के ऊपर लगभग 3.5 घंटे का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। A to Z जितनी बातें होती हैं जो आपको शायद कहीं पर भी बुक में ना मिलें, वो भी मैंने वो सारी बातें इवन इस वीडियो में बता रखी हैं। कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है, जाकर के देख लेना। इसके अलावा पार्टिसिपल के ऊपर भी लगभग 2.5 घंटे का वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट A to Z मैंने पार्टिसिपल के वहाँ पर कवर कर रखे हैं। इवन पार्टिसिपल क्लॉज नाम की जो चीज़ है वो भी मैंने डिस्कस कर रखी है, जो बहुत ही कम लोग बताते हैं। और इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं जो शायद ही कोई आपको बताएगा। इसके अलावा जेरंड के ऊपर भी सेपरेट मैंने वीडियो बना रखी है, अब जाकर देखना। A to Z आपको जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर कुछ लोग ये बुक माइकल सॉन की पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी लोग डिमांड थी कि माइकल सॉन का सर पढ़ाइए, तो ये कंप्लीट बुक मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। ये कम्प्लीटली फ्री बैच है। A to Z इस बुक की मैं एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन कवर कर रहा हूँ, आप जाकर के देख लेना। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कू ऐप सभी जगह फॉलो कर सकते हो उपहार क्लासेस के नाम से, वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगा। अगर आपको लगता है सामने वाले इंसान काफ़ी मेहनत कर रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो आप इस दिए गए यूपीआई आईडी पर किसी भी ऐप से मुझे पे कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो आपको लगता है कि कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप ज़रूर कर सकते हो। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं कि सारी चीज़ों से निकल करके बाहर कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट आपका जो पास्ट पार्टिसिपल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली देखा जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज़ हम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। एक तो इनका ये चेहरा देख करके हम पता कर लेते हैं फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है कि थर्ड फॉर्म में। दूसरी बात, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जो काम होता है वो जारी रहता है, वो चालू रहता है, जिसमें काम जो है वो गोइंग ऑन, उसमें कंटिन्यू जारी रहता है। साथ ही साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब उसमें काम हो रहा होता है, काम फिनिश नहीं होता बल्कि काम कंटिन्यू जारी रहता है, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस में भी हम लोग बोलते हैं। इसी जगह अगर हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल के बारे में तो इसमें काम हो चुका होता है और ये कोई दूसरा करता है, तो इसका सेंस जो है वो पैसे वाला निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलूँ कन्फ्यूजिंग मैन, कन्फ्यूजिंग मैन इसका मतलब कि ये इंसान, ये आदमी जो वो कन्फ्यूज़ करने वाला है किसी को, एक्टिव सेंस है, और ये इंसान किसी दूसरे को कंफ्यूज करेगा। अगर मैं बोलूँ कन्फ्यूज्ड मैन, इसका मतलब इस इंसान को किसी ने कंफ्यूज किया है और वो काम हो चुका है, इसमें काम जारी है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव का सेंस दे रहा है कि इस आदमी को कंफ्यूज किया गया है। कोई सिचुएशन है, कोई थिंग है, कोई पर्सन है, वो चीज़ एक अलग है। इसी जगह मैं बात करूँ जैसे कि हॉरिबल स्टोरी, ये अपने में क्या है, एडजेक्टिव है। हॉरिबल स्टोरी मतलब डरावनी स्टोरी। हॉरिफाइड स्टोरी ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, इसका मतलब कि स्टोरी को हॉरिफाइड किया गया, उसको डरावना बनाया गया है। और हॉरिफाइंग स्टोरी का मतलब ये स्टोरी डराने वाली है। हॉरिफाइड का मतलब इस पर काम किया गया है और इसका मतलब इसमें ये काम करती है ये, हालांकि काम तो दोनों ही हैं, लेकिन इसमें इसकी स्टेट के बारे में बातचीत हो रही है
और हॉरिफाइंग स्टोरी में भी उसके स्टेट के बारे में बात हुई, लेकिन इसमें एक कंडीशन और निकल के आती कि ये काम जारी है, मतलब ये अगर कोई इसको सुनेगा तो उससे डर जाएगा, इसका मतलब ये निकल के आया है। अब देखते हैं सेंटेंसेस। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आप लोगों को एक बताने वाला हूँ या सुनाने वाला हूँ अ हॉरिफाइड स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो कि डराई गई है। अब देखो यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी जिसको डरावना बनाया गया है। एक तो इसका मतलब ये है, अगर आप यहाँ पर हॉरिफाइंग करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, हॉरिफाइंग, तो आई एम गोइंग टू टेल यू अ हॉरिबल स्टोरी बोल सकते हो आप, अ हॉरिफाइंग स्टोरी क्या हॉरिफाइड स्टोरी। तो इस सेंटेंस में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि काम जो है वो स्टोरी करेगी तो यहाँ पर हॉरिबल स्टोरी होगा। अब आप कहोगे सर कि इन तीनों में से हम तीनों यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं, हम हॉरिबल को ही यहाँ पर क्यों लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप हॉरिबल लगाए क्योंकि आपने सुन रखा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीज़न समझो। केवल स्टोरी शब्द है, अगर केवल स्टोरी और उसके बारे में बताने की स्टोरी कैसी है, हॉरिबल है, ठीक है, हॉरिफाइंग है, डराने वाली है, इसका मतलब भी डराने वाली है, इसका मतलब इसमें कोई काम होता है और उसकी स्टेट के बारे में बात हो रहा है। और हॉरिफाइड में भी स्टेट के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन उसको ऐसे बना दिया गया है, इसका एक सेंस और निकलता है। हॉरिफाइड एक सेंस एक्स्ट्रा कन्वे क्या कर रहा है कि इसको डरावना बनाया गया है। तो यहाँ पर स्टोरी को डरावनी बनाई गई है, वो स्टोरी या डराने वाली स्टोरी जो अभी डरा रही है वो, कि हॉरिबल स्टोरी, इसकी स्टेट के बारे में। जनरल स्टेट बताना है तो फिर ये यूज़ कीजिए, उसको कैसा कर दिया गया है, वो किस तरह से एक्ट करेगी, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो हॉरिफाइंग, और अगर उसको कैसा कर दिया गया है तो सेंस में यूज़ करोगे हॉरिफाइड। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ गया यहाँ पर हॉरिबल स्टोरी आएगा। तो इन तीनों में से कौन सा कब यूज़ करेंगे, वो सेंटेंस को लगाने के बाद हमें फीलिंग आती है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि अगर मैं ऐसे बोलूँ अ कन्फ्यूजिंग या कन्फ्यूज क्वेश्चन वॉज आस्क्ड। देखो अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज है, क्वेश्चन को कन्फ्यूज नहीं किया जा सकता है, क्वेश्चन किसी को कन्फ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पर आएगा अ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन वॉज आस्क्ड। इसका मतलब क्या हुआ है, इस सेंटेंस का मतलब हॉरिफाइंग स्टोरी का मतलब क्या है कि वो स्टोरी जो दूसरे को डराएगी, वही सेंस इसका निकल रहा है। हॉरिफाइड स्टोरी का मतलब मैं फिर से समझा देता हूँ कि हॉरिफाइड स्टोरी का मतलब ये कि स्टोरी को किस तरह से बनाया गया है, हॉरिफाई इसको कर दिया गया है, ये थी नहीं, ठीक है। लेकिन सेंटेंस में पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि कन्फ्यूजन को, क्वेश्चन को किसी ने कन्फ्यूज़ नहीं किया बल्कि कन्फ्यूज क्वेश्चन करेगा किसी और को, तो एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा कन्फ्यूजिंग। और देखिए अ रिटन या राइटिंग मैन इज़ बिजी, लिखा हुआ आदमी बिजी है कि लिखने वाला आदमी बिजी है। तो आपको सर रिटन नहीं आएगा, राइटिंग मैन आएगा, क्योंकि जो आदमी लिख रहा है वो बिजी होगा। क्लियर। अब अगर मैं राइटिंग लेटर लिखता हूँ तो उसका मतलब पत्र लिख रहा है, और रिटन लेटर लिखता हूँ उसका मतलब लिखा हुआ पत्र यहाँ पर है। तो लिखा हुआ पत्र यहाँ पर ये सही है कि लिखता हुआ पत्र यहाँ पर है। तो आप ये कहो सर ये वाला आंसर गलत है। अ बर्निंग ट्रेन इज़ कमिंग हेयर। अब माइंड में इतनी बार सेट मत कर लेना कि जो आपकी नॉलेज में उनकी पहले आपका वर्क थर्ड फॉर्म ही आता है, जैसे कि इनमें दिखाया गया, ऐसा नहीं है। अ बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, यहाँ पर ये जो एक्चुअली में वर्क कर रहा है, जो वर्ब वो आपके एक्चुअली में जलना और जलाना, ये आपकी हैपनिंग वर्ब है। अगर आप मेरे वर्ब एडवांस के लेक्चर देखोगे जो मैंने 59 के आसपास बना रखे हैं, तो उसकी स्टार्टिंग वीडियो मैंने बताया था कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हैपनिंग होती हैं। हैपनिंग मतलब उसमें काम अपने आप होता है, जैसे जलती हुई ट्रेन तो वो खुद जल रही है, और जलाई जा रही, जैसे कि रुकना और रोकना। मैंने गाड़ी को रोक दिया, इसमें मैंने काम किया है, यहाँ पर हैपनिंग वर्ब नहीं है, इसमें काम किया गया है, ट्रांजिटिव वर्ब। और हवा रुक गई तो आपने नहीं रोका है, वो अपने आप रुकी है, तो इसमें ये कहलाएगी आपकी हैपनिंग वर्ब। तो ऐसी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, उनकी लिस्ट मैंने बता रखी वीडियो में कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं इसमें काम अपने आप हो रहा होता है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करती हैं, और कुछ और वही वर्ब जो हैं वो ट्रांजिटिव की तरह काम करती है, इसमें काम कोई किया जाता है। तो जलती हुई ट्रेन, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्रेन जो जल रही है उसमें काम जलने का जारी है, इज कमिंग हियर। अगर मैं बोलूँ अ बर्न ट्रेन इज कमिंग हियर,
इसका मतलब ये ट्रेन ऑलरेडी जली हुई है, वो यहाँ पर आ रही है। इसमें आग लगी है और आग लगी हुई ट्रेन यहाँ पर आ रही है, इसमें आग लग चुकी है, बुझ गई है, उसके बाद की ट्रेन वो आ रही है यहाँ पर। ठीक है। अ लॉसिंग चाइल्ड इज कमिंग है, एक खो रहा बच्चा यहाँ पर आ रहा है। तो भाई खोता हुआ बच्चे कैसे हो सकता है? कोई या तो खो चुका है या फिर बिल्कुल नहीं खोया, दो ही शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ पर लॉसिंग की जगह पर लॉस्ट होगा सही शब्द। इसी जैसे आपने एक एग्जांपल सुन रखा होगा कभी भी, अ लॉस्ट चाइल्ड, एक ये लेसन का नाम है जो कि मुल्क राज आनंद ने लिखा हुआ है। अगर आपने 12th में कभी पढ़ रखा है तो एक्चुअली में ये टाइटल जो है, इसमें अगर आप ध्यान दीजिए, बच्चा खो चुका है, इसमें काम हो चुका है, और खोने काम ये खुद उसने नहीं किया है बल्कि वो हो गया है, किसी ने उसके साथ में कर दिया है, या अपने आप हो गया है। खो जाना या खो देना, ये भी आपका लॉस जो एक हैपनिंग वर्ब है। खो जाना अपने आप, खो देना जानबूझ करके या जैसे भी। तो ये आपका एक्चुअली में देखा जाए तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये एडजेक्टिव है। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती हैं और जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, दोनों जो हैं वो आपके एडजेक्टिव तरह फंक्शन करते हैं जब वो किसी नाउन के लिए आते हैं। और साथ ही साथ अगर जब हम बात करें ये हेल्पिंग वर्ब के बगल में अगर हमारी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी हो, जैसे कि इज़ गोइंग हो, इज़ गोइंग की जगह ले लो, जैसे कि जैसे मैंने बोला इज़ लॉसिंग, तो ये मेन वर्ब है। हैज़ लॉस्ट, तो ये मेन वर्ब है। और अगर केवल ये किसी नाउन के लिए अगर आए, जैसे कि नाउन या प्रोनाउन के लिए, जैसे कि यहाँ पर ये चाइल्ड के लिए आया हुआ है, ट्रेन के लिए, रैन के लिए, यहाँ पर गलत लगती है मैंने, ट्रेन होना चाहिए, ट्रेन। यहाँ पर लेटर है। तो जब किसी नाउन के लिए आते हैं, एडजेक्टिव के फॉर्म में आते हैं, तब ये कहलाते हैं एडजेक्टिव, तब ये मेन वर्ब नहीं होते हैं, बस चेहरा इनका मेन वर्ब के जैसा होता है। और देखिए आगे, दिस इज़ एन इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब स्टोरी खुद तो इंटरेस्ट होगी नहीं, वो इंटरेस्ट किसी को करेगी, तो काम जब करना ही है तो इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा, यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं होगा। आई एम इंटरेस्टिंग या आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं किसी को इंटरेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद इंटरेस्टेड होता हूँ किसी चीज़ में, तो आई एम इंटरेस्टेड, तो राइट आपका होगा इंटरेस्टेड। ही इज़ इंटरेस्टिंग। अब मान के चलिए कि सपोज़ कीजिए आप किसी से मिलते हो और उससे मिलकर के आपको अच्छा लगता है, उससे मिलकर के आपको अच्छा लगता है, और आप कहना चाहते हो कि वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर्सन, मतलब उससे मिलकर के आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब ये किसी इंसान को इंटरेस्ट कर सकता है, तो ये सही है। और अगर ये खुद इंटरेस्ट किसी चीज़ से होता है, किसी इंसान से होता है, तो ये अपने आप में थर्ड फॉर्म लाएगा। यहाँ पर आगे ये काम करना चाहता है, इसके साथ में ये काम हुआ है, तो आप कहोगे सर कि आई एम इंटरेस्टेड का फिर कैसे सही हो गया? आई एम इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कॉन्टेक्स्ट पर बेस सेंटेंस है कि अगर आप ये कहना चाहते हो कि आपने कोई चीज़ देखी और आपको उस पर इंटरेस्ट हुआ, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड, मेरी चीज़ मतलब मैं इस चीज़ में दिलचस्पी रखता हूँ, या तुम मैं किसी इंसान में, और आई एम इंटरेस्टिंग बोलता हूँ। हालांकि ज़्यादातर लोग उसको गलत बताएंगे, लेकिन ये सही ऐसे ही हो सकता है कि आप अपनी क्वालिटी बताना चाहते हो कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ, तब वो आपका आईएनजी वाला सही होगा। हालांकि वो गलत ही माना जाता है क्योंकि इसका सेंस नहीं आता है। ही इज़ बोरिंग, ही इज़ बोर्ड। अब जो बात मैं यहाँ पर समझाना चाहता था वही बात यहाँ पर है। ही इज़ बोरिंग, हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो किस टाइप का इंसान, जैसे कि हैप्पी है, सैड है, तो ऐसे ही बोरिंग है, यानी किसी को भी बोर कर देता है। और ही इज़ बोर्ड लगा, इसका मतलब इसको किसी ने बोर कर दिया है। बोरिंग में किसी और को करेगा और बोर्ड में ये खुद हो गया है। इन दोनों में बस ये डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं इन्फिनेटिव और जेरेंड के बीच में। तो सबसे पहले आपको एक बात ये याद रखनी होगी कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सारी वर्ब्स जो हैं इनके बाद इन्फिनेटिव आता है। अगर जेरेंड लगा होगा तो वो गलत होगा, और ऐसी जितनी वर्ब्स आपको अब दिखाई दे रही हैं इन सभी के बाद जेरेंड आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता है। इन्फिनेटिव लगा है तो गलत हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये पहचानने का है कि इन कुछ खास वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव आता है और कुछ खास वर्ब्स के बाद जेरेंड आता है। एक तो ये आपकी पहचान हो गई। इसके अलावा कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके बाद हमें अगला जो टू लगा मिलता है वो हमें इन्फिनेटिव दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली वो प्रपोजिशन होता है, इसलिए इन शब्दों के बाद भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं इन्फिनेटिव। लेकिन प्रेफर एक ऐसा वर्ड है जो इसमें कुछ खास चीज़ होती है। अगर प्रेफर के बाद हमें कोई एक और वर्ब ऐड करनी तो वो इन्फिनेटिव में आएगी,
और अगर कोई दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, जैसे दो काम हैं या दो चीज़ें हैं, दो नाउन है, दो प्रोनाउन है, तब वर्ब जो वो आईएनजी फॉर्म में आती है। यहाँ पर रीडिंग होगा, यहाँ पर प्लेइंग होगा कंपैरिजन के लिए, और प्रेफर अपने साथ में टू लाता है, ना कि देन। और ऐसे यहाँ पर दो नाउन के बीच एक कंपैरिजन हुआ तो सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ पर टू आएगा, ना कि देन आएगा। तो ये भी कुछ खास चीज़ें एडजेक्टिव और फ्रेजेस हैं जिनके साथ में जेरेंड ही आता है। इवन टू जो दिखाई देता है वो टू हमारा इन्फिनेटिव ना होकर के प्रेपोजिशन होता है। अब बात करते हैं कि इन्फिनेटिव और जेरेंड में और क्या डिफरेंस है। इन्फिनेटिव्स एंड आईएनजी मतलब जेरेंड फॉर्म्स आर ऑफन यूज्ड इन सिमिलर वे। इन दोनों का एक ही तरीके से यूज ज़्यादातर किया जाता है। दे कैन फॉलो सर्टेन वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स। मैंने बोला ना कि कुछ खास वर्ब्स, एडजेक्टिव और नाउन के बाद या फ्रेजेस के बाद हमें इनका यूजेस देखने को मिलता है। अब जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, ही एग्रीड टू वेट। अब एग्री जो एक ऐसा वर्ब जो अपने बाद इन्फिनेटिव फॉलो करता है, सेंटेंस हमारा सही है। अगर इसी जगह मैं सजेस्ट बोल दूं तो सजेस्ट अपने बाद इन्फिनेटिव नहीं लेता है, सजेस्ट टू वेट नहीं होगा, ही सजेस्टेड वेटिंग सही हमारा सेंटेंस होगा, क्योंकि एक रूल है, नियम है, तो आपको उसको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। सी इज़ रेडी टू लिसन, वो सुनने के लिए तैयार है, तो इन्फिनेटिव। सी इज़ गुड एट लिसनिंग। अब गुड अपने साथ में अब एक प्रपोजिशन लाते हैं, इसका नाम एट है, और प्रपोजिशन के बाद यूज़ होता है जेरेंड, तो यहाँ पर लगाएंगे लिसनिंग। ठीक है, सी इज़ गुड टू लिसन नहीं होगा, सी इज़ गुड एट लिसनिंग होगा। ठीक है, अब टू कब सही होता है? अगर ये चीज़ किसी को रिसीव हो रही हो, जैसे कि सी इज़ गुड टू मी, मतलब उसकी अच्छाई जो है वो मुझे रिसीव होती है, तो टू कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब गुड टू मी, बैड टू मी ये कब होता है? ये मैंने प्रीपोजिशन के एडवांस लेक्चर्स जो हैं उनमें मैंने पढ़ा रखा है, तो जब भी टाइम मिले तब जा कर के देख लेना। जैसे मैं बोलूँ द नीड टू टॉक, तो ये नाउन, उसके बाद आ गया इन्फिनेटिव। द आइडिया ऑफ टॉकिंग, तो आइडिया टू टॉक नहीं होगा, आइडिया ऑफ टॉकिंग होगा। सर हमें ये कैसे पता चलेगा किसके बाद क्या आएगा? तो देखो दो चीज़ें हैं, या तो जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिए, उसको यूज़ कीजिए, उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए न्यूज़पेपर या बुक्स वगैरह में, या खुद इतनी अच्छी रीडिंग कर लीजिए कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जो आपको बेटर तरीका लगे वो आप देखिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सप्रेशंस विद आई एन जी forms can be used both as subject in a sentence, in sentences, or complements after be. Infinitives are less common especially in informal English. मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने बोला स्मोकिंग सिगरेट्स कैन किल यू, तो सबसे बड़ी बात यह कि सिगरेट आपको नहीं मारेगी, सिगरेट आपको नहीं मारेगी। सपोज कि सिगरेट आपके पॉकेट में पड़ी हुई है तो आपकी जान ले लेगी क्या? नहीं, जब तक आप उसको स्मोक नहीं करोगे तब तक आपकी जान नहीं जाएगी। इसका मतलब ये स्मोकिंग यहाँ पर एक्चुअली सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है और यही एक्शन करेगा। ठीक है, अब अगर कुछ लोग कहेंगे सर कि यहाँ पर आप टू स्मोक कर दीजिए, टू स्मोक सिगरेट्स कैन किल यू, ये भी तो सेंटेंस सही है। स्मोकिंग में क्या है कि आपकी आदत है, वो आदत के बारे में बता रहा हूँ कि यार स्मोकिंग किल्स सिगरेट्स कैन किल यू, या तो उस समय आप पी रहे हो या आपकी आदत में है, तब की बात चल रही है ये सेंटेंस आईएनजी वाला। अगर मैं टू स्मोक के बारे में बात करता हूँ तो मैं या तो जनरली बात कर रहा हूँ, या फिर अगर कोई ये काम शुरू करने वाला तो उसको मैं मना करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार स्मोकिंग से जो है वो जान चली जाती है। तो सेंटेंस में दो बातें हैं, या तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ या कोई काम शुरू होने वाला उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और आईएनजी वर्ब ये शो करती है तो काम जारी है आंखों के सामने, या पैरेलल, अभी बात करें अभी जारी नहीं लेकिन वो कंटिन्यू चलता रहता है, तो उस सेंस में भी हम लोग आईएनजी ही यूज़ करेंगे। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ रीडिंग थ्रिलर्स, इसका मतलब मेरी आदत है पढ़ने की, मैं पढ़ता हूँ। और अगर मैं बात करूँ इज़ टू रीड थ्रिलर्स, अब इसमें दो बातें हैं। इस सेंटेंस में का मतलब ये है कि मैं पढ़ रहा हूँ, उसी समय अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई थ्रिलर्स पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। सपोज़ को नहीं पढ़ रहे, बुक सामने रखी है या लाइब्रेरी में बैठे हो, उस समय की बात चल रही है। और दूसरे वाले सेंटेंस का मतलब ये है कि आप
पास ना तो बुक है ना ही आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप बताना चाहते हो कि मुझे काम करना पसंद है। इसमें वो चीज़ दिखाई देती है या महसूस हो जाती है, और इसमें वो चीज़ सामने नहीं होती, इसके बारे में बातचीत चल रही होती है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब कुछ खास वर्ब्स हैं जिनकी बात हम इन्फिनेटिव और जेरेंट दोनों लगा सकते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। ये बात मैं ऑलरेडी अपने वर्ब एडवांस के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करने के लिए यहाँ पर वो मैंने सेंटेंसेस लिए हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई फॉरगॉट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना भूल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ है, आई डिडंट मीट हिम बिकॉज आई फॉरगॉट टू डू इट। अगर मैं इन्फिनेटिव लगाता फॉरगॉट के बाद, इसका मतलब वो काम नहीं हुआ और मुझे याद भी नहीं था। आई फॉरगॉट मीटिंग हिम, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई डोंट हैव द मेमोरी ऑफ मीटिंग हिम बिफोर। आई डिडंट मीट हिम बिकॉज आई फॉरगॉट, मतलब मैं उससे मिला नहीं क्योंकि मैं भूल गया था। और अगर मीटिंग हिम इस तरह से सेंटेंस अगर लिखते हो, इसका मतलब क्या हुआ है कि आपके दिमाग में ही बिल्कुल नहीं था, आपके दिमाग पहले से बिल्कुल था ही नहीं कि आपको उससे मिलना भी है। जब बातचीत हुई तब आपको याद आया, अरे मुझे तो उससे मिलना था। और आई डिडंट मीट हिम बिकॉज आई फॉरगॉट टू डू इट, मुझे याद तो था उससे मिलना, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, इसीलिए मैं उससे मिल नहीं पाया। और इसमें तो बिल्कुल याद ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस दिमाग से, मतलब दिमाग की मेमोरी में ही नहीं था कि उससे मिलना भी है। और ऊपर वाले में याद तो था, लेकिन भूल गया मिलने के लिए। ये दोनों डिफरेंस है। अब देखते हैं गो ऑन। गो ऑन का और भी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, कोई फॉर्म लो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ही वेंट ऑन टू लर्न इंग्लिश एंड फ्रेंच, इसका मतलब क्या हुआ कि ही एंडेड वन पीरियड ऑफ टाइम बिफोर दिस। ही वेंट ऑन टू लर्न इंग्लिश एंड फ्रेंच का मतलब क्या है कि ही एंडेड वन पीरियड, उसने एक समय तक पढ़ाई की, बिफोर दिस यानी इस चीज़ से पहले, इस चीज़ तक उसने एक समय तक पढ़ाई की। ही वेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश एंड फ्रेंच का मतलब वो काम अभी भी जारी है। जिसमें इसमें इन्फिनेटिव जोड़ा, इसका मतलब ये है कि एक टाइम के बाद उसने ये काम बंद कर दिया था सीखने का। और वेंट ऑन लर्निंग का मतलब ये काम अब भी जारी है। सपोज करो कि उसने इंग्लिश और फ्रेंच सीखी है, उसके बाद उसने अपना दूसरा काम चालू कर दिया है, तो इसमें इंटरप्शन हो गया है, इसमें काम कंटिन्यू है। ये डिफरेंस है। शी क्विट टू वर्क हियर। शी क्विट टू वर्क हियर का मतलब ये कि उसने काम बंद कर दिया और दूसरी जगह नौकरी पकड़ ली है। शी क्विट वर्किंग हियर, इसका मतलब क्या हुआ है, शी क्विट हर जॉब हियर, उसने अपनी जॉब तो यहाँ पर बंद कर दी है, लेकिन उसने अपनी दूसरी जगह जॉब भी नहीं ढूंढी है, या फिर वो काम करती भी नहीं है। इन्फिनेटिव शो कर रहा है कि काम छोड़ कर के दूसरे ज्वाइन कर लिया है, और जेरेंड ये शो कर रहा है कि काम तो छोड़ दिया लेकिन अभी जॉब कहीं नहीं कर रही है। आई रिग्रेट प्रॉमिसिंग टू हेल्प यू। अब प्रॉमिसिंग का मतलब ये है कि मुझे दुख है कि मैंने तुमसे वादा किया कि मैं तुम्हें मदद करूँगा, ठीक है। तो दुख किस बात का है, वो प्रॉमिस करने का। और आई रिग्रेट टू टेल यू दैट वी कांट हायर यू, इसका मतलब क्या है, आई एम टेलिंग यू नाउ आई एम सॉरी, मतलब कि मुझे अब दुख हो रहा है बताने पर, मैं आपको अब ये बात बता दे रहा हूँ, उस चीज़ का मुझे दुख है। अब डिफरेंस क्या है, आई एम सॉरी दैट आई मेड द प्रॉमिस, इसमें दुख मदद करने का नहीं है, इसमें दुख इस बात का कि मैंने प्रॉमिस किया है। और आई रिग्रेट टू टेल यू दैट वी कांट हायर यू, इसका मतलब क्या हुआ, पूरी प्रोसेस चली है, उसके बाद ये हुआ है कि हम आपको हायर अब नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें तो बिल्कुल हेल्प करने का काम हुआ ही नहीं, पहले वाले में इसमें काम कोई हुआ ही नहीं हेल्प से रिलेटेड, और इस वाले में काम तो चला हायर करने के लिए, लेकिन डिसीजन बाद में ये निकला कि हो नहीं पाएगा, मतलब इसमें इसके लिए काम चला। तो ये रहा डिफरेंस। नेक्स्ट, शी रिमेंबर्ड टू विजिट हर ग्रैंड मदर, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने दादी माँ से मिली, वो इस चीज़ को भूली नहीं। शी रिमेंबर्ड विजिटिंग हर ग्रैंड मदर, इसका मतलब क्या हुआ है कि उसके दिमाग में आज भी मेमोरी है अपने ग्रैंड माँ से मिलने की। इन दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें कम
करने को भूले नहीं, काम किया है। इसमें मेमोरीज के बारे में बात हो रही है। आई स्टॉप टू कॉल यू, इसका मतलब क्या हुआ है? अब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सर स्टार्ट या स्टॉप ऐसे वर्ब्स इनके बाद जेरंड ही आता है, ऐसा कभी नहीं है, इन्फिनिटिव भी आता है स्टॉप के बाद। आई स्टॉप टू कॉल यू, आई स्टॉप टू कॉल यू, इसका मतलब क्या हुआ? आई इंटरप्टेड एनदर एक्शन इन ऑर्डर टू कॉल यू, मतलब किसी काम को करने के लिए रुकना। जैसे कि आई स्टॉप्ड, जैसे मैंने बोला रीडिंग, ठीक है, पेपर मैंने बोल दिया, मैं पेपर पढ़ने के लिए, पढ़ना मैंने बंद कर दिया है। दोनों में लिख देता हूँ, आई स्टॉप टू रीड पेपर। आई स्टॉप्ड रीडिंग पेपर मतलब कि मैंने पेपर पढ़ना बंद कर दिया है हमेशा के लिए। और आई स्टॉप टू रीड पेपर का मतलब क्या है? मैं पेपर पढ़ने के लिए रुका। जब इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं इसका मतलब वो काम आगे किया है, उस काम को करने के लिए रुके। और आईएनजी यूज़ करते हैं इसका मतलब काम बंद कर दिया है। तो अगर मैं बोलूँ आई स्टॉप्ड कॉलिंग यू, इसका मतलब मैंने तुम्हें पुकारने का, तुमसे मिलने का काम बंद कर दिया है। हो सकता है लड़ाई वगैरह हो गई, उसका मतलब कॉलिंग का काम बंद हो गया है। और अगर मैं इन्फिनिटिव यूज़ करता हूँ इसका मतलब मैंने कॉल करने के लिए रुका, है ना, मैं कॉल करने के लिए रुका, इसका मतलब मुझे ये काम करना था और ये काम नहीं करना था। जब नहीं करना हो तब आईएनजी लगाएंगे, जब करना हो तब इन्फिनिटिव लगाएंगे। बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना। आई ट्राइड टू ओपन द विंडो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आपने बोला कि मैंने खिड़की खोलने की कोशिश तो की थी, तो एक मतलब इसका ये भी निकल रहा है कि मैंने कोशिश तो की लेकिन वो काम हुआ नहीं। आई ट्राइड ओपनिंग द विंडो का मतलब क्या है? दिस वॉज द वन ऑप्शन आई सैम्पल्ड, मे बी द रूम वॉज हॉट। आई ट्राइड ओपनिंग द विंडो, इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलिए पहले वाले का तो मतलब ये कि मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की लेकिन खुली नहीं, और दूसरे का मतलब ये निकल रहा है कि आई ट्राइड ओपनिंग द विंडो, कि विंडो खोलने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, इसलिए मैंने विंडो ही सीधे खोल दिया करके। तो दूसरा सेंटेंस ये बता रहा है कि ऐसी मजबूरी बन गई कि इस काम को करना था, और पहला सेंटेंस ये बता रहा है कि वो काम हुआ ही नहीं। क्लियर? ऐसे हम पता करते हैं। अब बात करते हैं कि जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूज़न लोगों को यहीं पर होता है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो आपका ऑनगोइंग एक्टिविटी होता है, ठीक है, और सेंटेंस में एडजेक्टिव तरह फंक्शन करता है, साथ ही साथ पास्ट पार्टिसिपल भी करता है। बात करें जेरंड की तो ये नाउन की तरह एक्ट करता है, किसी भी सेंटेंस सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, हालांकि कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है। अब जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हैं, हेयर है, सी है, स्मेल है, या फिर आपकी और भी वर्ब्स हैं, नोटिस है, वॉच है, इनके बाद हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हर्ड समवन टू सिंग या सिंगिंग, मैंने किसी को गाते हुए सुना। इस हर्ड की वजह से दो बातें हैं, अगर हम इन्फिनिटिव लगाएंगे तो बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे, यहाँ पर टू नहीं आएगा, या फिर लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, दोनों आ सकते हैं। अगर हम सिंग लगाएंगे इसका मतलब क्या हो हम कि मैंने किसी को गाना गाते हुए सुना पूरा, और सिंगिंग का मतलब गाना गाते हुए तो सुना लेकिन बीच में ऐसे छोड़ दिया है। आई सॉ हिम वॉक या वॉकिंग, मैंने उसे टहलते हुए देखा पूरा। आई सॉ हिम वॉकिंग, मैंने उसे टहलते हुए देखा, वहाँ से फिर मैं निकल गया, फिर वो चला गया, पूरा नहीं देखा। तो दोनों यूज़ कर सकते हो। ही डजंट लाइक मी गोइंग, वह मेरा जाना पसंद नहीं करता है, कि मुझे जाते हुए देखना पसंद नहीं करता है, तो उसे मेरा जाना पसंद नहीं है ना, तो मेरा मेरी मेरे के सेंस में यहाँ पर आएगा माई। और हमें मालूम है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं बाद नाउन आता है, तो गोइंग जो है वो एक्चुअली में आपका जेरंड है, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस सेंटेंस में ये जेरंड, ये आपका पार्टिसिपल है, ये आपका इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव पार्टिसिपल, और यहाँ पर माई ने इसको बना दिया है जेरंड, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो जैसे यहाँ पर हिम के बाद वॉक भी सही है और वॉकिंग भी ठीक है, लेकिन ये पार्टिसिपल है। ऐसे ही यहाँ पर मी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है वो माई का आ रहा है, ना कि मी का, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जब माई बन ही जाएगा तो फिर आगे वाला नाउन बन जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब
लाइक के बाद तो जेरेंड हो गया और मी का माई हो गया, तो सॉ के बाद हिम का हिज नहीं कर सकते हैं, नहीं। सॉ है, हर्ड है, जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, इनकी लिस्ट मैंने अपने ऑलरेडी वीडियोस में बना रखी है। आप जा कर के चाहो तो पार्टिसिपल वाला लेक्चर में देख सकते हो, जो मैंने सेपरेट बना रखा 3 घंटे का वीडियो, या फिर वर्ड एडवांस देख लेना कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के बाद आपका पार्टिसिपल आता है या फिर आपका इन्फिनेटिव आता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, जैसे लाइक है, ये अदर वर्ब्स जो हैं, एप्रिशिएट है, इनकी बाद जेरेंड ही आता है। हम ऐसे पता करते हैं। कुछ और भी चीज़ देखते हैं ताकि हमें और चीज़ें क्लियर हो सकें। जब हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, वॉकिंग है, नॉट ओनली एज वर्ब्स बट ऑल्सो लाइक एडजेक्टिव्स और नाउन। जो आईएनजी वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब की तरह तो काम करती ही हैं, साथ ही एडजेक्टिव यानी कि पार्टिसिपल, नाउन्स यानी कि ये जेरेंड की तरह भी काम करते हैं। जैसे कि यू आर स्मोकिंग टू मच दीज डेज, आजकल तुम बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हो, तो ये हमारी मेन वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इसके जस्ट पहले आर लगा हुआ है, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ये होगी आपकी मेन वर्ब। देयर वॉज आ स्मोकिंग सिगरेट एंड इन द एस्ट्रे, एस्ट्रे में कूड़ेदान में देखा जाए तो एक जली हुई सिगरेट का लास्ट का हिस्सा बचा हुआ था, तो ये हो गया आपका आर्टिकल, ये आपका हो गया सिगरेट एंड का मतलब ये नाउन हो गया, और नाउन और आर्टिकल बीच में आता है एडजेक्टिव। इसका मतलब ये स्मोकिंग जो है वो आपका पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रहा है एडजेक्टिव का सेंटेंस में। क्लियर? एडजेक्टिव लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ एंड सिगरेट, सिगरेट एंड, ये सिगरेट एंड जो है ना उसके बारे में बता रहा है कि किस चीज़ का, जली हुई, कैसी, बिना जली हुई नहीं बल्कि जली हुई। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें पता कर लिया है। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर यू, ये इज का सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट होता आगे, आगे दिखाई दिया तो स्मोकिंग लिखा है, इसका मतलब ये जेरेंड है। क्लियर? इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे हैं कि किस तरह से आपका आईएनजी फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव, मेन वर्ब और जेरेंड का काम कर रहा है। अब थोड़ा और आगे देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड के बीच में डिफरेंस। जो आईएनजी वर्ब्स आपकी होती हैं वो किसी भी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब के अलावा वो एडजेक्टिव और नाउन का भी काम करते हैं। जैसे कि यू आर स्मोकिंग टू मच दीज डेज, तो स्मोकिंग हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब तभी बनेगी जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, तो यहाँ पर आर जो अब आपका हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस ये लिखा हुआ है। देयर वॉज अ स्मोकिंग सिगरेट एंड, पीने वाली सिगरेट का एंड मतलब लास्ट का पार्ट जो है वो एस्ट्रे में पड़ा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, स्मोकिंग सिगरेट एंड का मतलब ये एक किसके लिए आया हुआ है? देखा है तो सिगरेट एंड के लिए आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो पीने वाली सिगरेट का एंड नानी ने, ये आपका एक्चुअली में देखा जाए तो जेरेंड है, लेकिन ये मॉडिफाई कर रहा है सिगरेट के एंड को। तो ये देखा जाए तो एडजेक्टिव तरह कुछ काम कर रहा है जो कि सिगरेट एंड की डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि कौन सी वाली सिगरेट। तो पीने वाली सिगरेट, ऑब्वियसली सिगरेट पीने वाली ही होती है, लेकिन पीती हुई सिगरेट का एंड, हुआ हुई हुए तो इसका हिंदी अर्थ निकल नहीं रहा है। हुआ हुई हुए अगर मीनिंग निकले तो इसका पार्टिसिपल बोलेंगे, लेकिन पीने वाली नानी ने का सेंस जो है वो आपका जेरेंड के अंदर आता है, तो आपका ये जेरेंड है। ऐसे ही स्मोकिंग इज़ बैड फॉर यू, इस एज का सब्जेक्ट कहाँ है? तो आपको सर आगे है, आगे कौन दिखाई दिया? तो जेरेंड है, तो स्मोकिंग सिगरेट आपका यहाँ पर पहले वाले में जेरेंड, मतलब सेकंड वाले में और थर्ड वाले में भी इसमें ये भी जेरेंड ही यहाँ पर है। इसके अलावा अ वेटिंग रूम, अब रूम तो किसी वेट कर नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर ये आपका जेरेंड की तरह ही यूज़ हुआ है। जैसे कि अ गेस्ट रूम, कंपाउंड नाउन है आपका, ये भी कंपाउंड नाउन ही है। अ वेटिंग ट्रेन, अ ट्रेन दैट इज़ वेटिंग, वो ट्रेन जो वेट कर रही है। तो रूम तो किसी का इंतजार करेगा नहीं, तो ये जेरेंड हो गया। अब ट्रेन किसी का इंतजार कर सकती है, वो खड़ी रहती है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया है ना, इंतजार करती हुई ट्रेन। ठीक है, इस तरह से जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको एन अर्ली ट्रेन, अर्ली की जगह वेटिंग कर दीजिए। अ स्लीपिंग पिल, यहाँ पर ये आपका जेरेंड है, क्योंकि सुलाती हुई ट्रेन, ये देखो ये खुद को किसी को तो
ये सुलाएगी तो खुद को नहीं, ये खुद को तो सुलाएगी नहीं, ये किसी न किसी दूसरे को सुलाएगी ना। तो सुलाने वाली ट्रेन, सॉरी वो सुलाने वाली पिल्स, ना कि सोती हुई पिल्स। तो ये आपका कहलाएगा जेरंड। और स्लीपिंग चाइल्ड, सोया हुआ बच्चा, देखो हुआ हुई हुए का सेंस निकल आया। जब ऐसा सेंस निकलेगा तो समझ लीजिए वो आपका कहलाएगा पार्टिसिपल। तो यहाँ पर यह कहलाएगा पार्टिसिपल। वर्किंग कंडीशंस, काम करने वाली कंडीशंस, नानी ने, जेरंड आपका हो गया। वर्किंग मैन एंड वेमन, काम करने वाली महिला और पुरुष। काम करने वाली तो ये जेरंड है, काम करते हुए महिला पुरुष तो ये आपका पार्टिसिपल। ये दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, ये जेरंड भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है। काम करने वाले नानी ने, जेरंड, करते हुए पार्टिसिपल। अगर इसी सेंटेंस में हम दोबारा सोचें कि देयर वॉज ए स्मोकिंग सिगरेट एंड इन द एस्ट्रे। अब अगर मैं इस सेंटेंस पर अगर फिर से थोड़ा सा फोकस करूं तो इसमें दो बातें निकल के आती हैं कि सिगरेट का जो एंड है वो जलता हुआ उसमें मिला, सिगरेट का जो एंड है वो जलता हुआ हमें मिला है। यानी कि मैं देखा एस्ट्रे, उसमें सिगरेट का जो एंड था वो जल रहा था। तो यहाँ पर ही आपका पार्टिसिपल है। देयर वॉज ए स्मोकिंग सिगरेट एंड इन द एस्ट्रे, तो जलने वाला सिगरेट का एंड आपका एस्ट्रे में पड़ा हुआ है। तो उस सेंस में अगर सही देखा जाए, इसमें सही क्या आंसर होगा सोचिए। ये जेरंड है किस आपका पार्टिसिपल है, ठीक है। तो अभी जो हमने यहाँ पर जो समझा है उसके अकॉर्डिंग जो अभी तक समझ में आ रहा है, तो सेंस ये निकल के आता है ये आपका पार्टिसिपल है, जो कि ये शो कर रहा है कि एक सिगरेट का एंड पड़ा होता है स्ट्रे में जो कि जल रहा था उस समय, है नहीं। जल रहा था मतलब क्या है कि वो काम अपने आप हो रहा था, हैपनिंग वर्ब यहाँ पे स्मोकिंग है, जलना जलाना, क्लियर हुआ ना। तो उस सेंस में ये आपका कहलाएगा पार्टिसिपल। ये जेरंड आपका नहीं है क्योंकि यहाँ पर हुआ हुई हुए का सेंस निकल रहा है, काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, डिस्क्रिप्शन बता रहा है उस सिगरेट के एंड का। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका हो अच्छी तरह से, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किन चीज़ों को अलग हम करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए, हर एक लेक्चर जो मैंने मेंशन किया वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ बहुत डिटेल में। जाइए उनको पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम्स। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।